हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबके सामने पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं? ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है और मैंने वाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ाया है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए लिख के पढ़ाया है। और आप लोग पढ़ते समय प्लीज़ रजिस्टर और पेन साथ में ले लीजिए और इसको बनाते और नोट करते चलिए अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, इससे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना है और समझना है। ठीक है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से जो एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, उसका नाम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा है। ये जो विषुवत रेखा ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा है ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये ऊपरी भाग जो उत्तर में है और दक्षिणी भाग इसके जो दक्षिण में है। ठीक है, जो सबसे उत्तरी भाग होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और विषुवत रेखा से जो दक्षिण में सबसे अंत में होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री से या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको याद कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा खींची जाती है, उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो एक पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ में है उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। ठीक है, ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में खींची गई है, उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और जो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है हमारी भूमध्य रेखा, उसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, याद रखना, उसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। वैसे ही 0 डिग्री से नीचे की ओर जाने पर दक्षिण में जाने पर उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट हैं जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा होती है। ठीक है, इसको समझ लिया। अब चलते हैं अक्षांश रेखा की ओर। चलो समझते हैं अक्षांश रेखा। ओके, चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हम पढ़ेंगे वो किस कारण या किस में काम आएंगी? क्या पता करने में हमें काम आएगा? पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी जगह का तापमान, वर्षा आदि के बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ का तापमान कैसा है, कितना है। ठीक है, बादल वहाँ पर हैं या नहीं है वर्षा वाले। ठीक है, तो अनेक प्रकार की जानकारियाँ जो होती हैं हमें अक्षांश रेखाओं के द्वारा से पता चलती हैं कि वहाँ का तापमान, किस जगह का कितना तापमान है। ठीक है, तो ये हो गई एक जानकारी। और देते हैं बड़ी से एक जानकारी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा। जो अक्षांश रेखा होती है उसमें ग्लोब पर जो खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं वो 0 डिग्री के समानांतर होती हैं। ठीक है, देखा आपने ये कि पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर कैसे खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं? तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली होती, जो ये उत्तर से दक्षिण को मिलती हैं। ठीक है,
एक बड़ा सा बेसिक पॉइंट ये याद रखना। ओके, तो देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री के समानांतर होती हैं। ठीक है, इसको ये 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, और विषुवत वृत्त भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, और देशांतर रेखाओं में उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, जो बीच से खींची गई है काल्पनिक रेखा उसको हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटती है। ओके, और इसमें जो ये 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री से उत्तर में जाने पर 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो 0 से 90 तक जाने में हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है, तो कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई? 90 रेखाएं हो गई। ठीक है, तो जैसे कि 0 डिग्री से हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो कितनी रेखाएं हो गई? तो यहाँ पर हो गई टोटल, जो 0 डिग्री से उत्तर में जाने पर तो 90। ठीक, और 0 डिग्री से दक्षिण में जाने पर, साउथ पोल पर जाने पर हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। जैसे 1 2 3 4, 1 डिग्री पर रेखा खींची जाती है, तो साउथ में जाने पर कितनी हो गई? 90। ठीक, 0 डिग्री से उत्तर में जाने पर 90 और 0 डिग्री से दक्षिण में जाने पर 90। ठीक है, और हम ये जो 0 डिग्री होती है रेखा, भूमध्य रेखा, इसको भी हम मिला लेते हैं 1। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 181, 181। ठीक है, पता हो गया। तो आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप लोगों को टोटल बताना होगा कि अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं। कितनी होती हैं? 181 रेखाएं होती हैं। उसके बाद हर 1 डिग्री, अब इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो देखिए, ये जो 0 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। कौन सी? 0 डिग्री। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हुई? तो 0 डिग्री हुई। फिर और सबसे छोटी जो उत्तरी ध्रुव पर होगी वो सबसे छोटी होगी, और दक्षिण ध्रुव पर होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर पूछ ली जाए अक्षांश रेखा है तो 0 डिग्री। ठीक है, याद रखना आपको। और ये 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के मध्य में जो ये शैडो है, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो और इसको कहते क्या है? इसको जोन कहते हैं। इसको जोन कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी होगी 111 किलोमीटर। 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो कितनी होगी? ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखना। क्रमगत मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ के बीच में 111, क्रमगत या ऐसे, ये 4 से 5 के बीच में, ठीक है, या 5 से 6 के बीच में। ठीक है, तो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ठीक है, क्रमगत। बात समझ में आई? तो इन बीच की दूरी को कितना है? 111 किलोमीटर। और सबसे बड़ी कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है,
तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 181। समझ में आई बात? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और हर एक डिग्री के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है। ठीक है, और कुल कितनी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं? तो 90 ऊपर की और 90 नीचे की, एक ये 0 डिग्री, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्यों ज्ञात करी जाती हैं, ये हमारे किस काम आती हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि देशांतर रेखाओं से हमें किसी चीज़ की स्थिति और समय का ज्ञान होता है। जैसे कि हाँ, हम यहाँ पर हैं इंडिया में और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और वहाँ क्या हो रहा है, कितने बजे वो क्या कर रहा है, तो उसकी स्थिति और उसके समय के बारे में जानकारी हमें देशांतर रेखाओं से मिलती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट। और देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? हमने अभी बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है ग्लोब के आकार की, जो ये ग्लोब पर खींची गई रेखाएं, जो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो क्या, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बस एक बार आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। अब इसमें क्या है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव पर जो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। यहीं से सारे देशों का मानक समय निर्धारित किया जाता है। कहाँ से? सारे देशों का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? जो ये 0 डिग्री पर बसा हुआ शहर लंदन है, वहाँ का ग्रीनविच शहर, लंदन के ग्रीनविच शहर से मानक समय का निर्धारण किया जाता है सारे देशों का। ठीक है, और देखते हैं ये जो हमारा ग्लोब है उस पर खींची गई देशांतर रेखाएं। तो अब देशांतर रेखाओं के कई नाम हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के कौन कौन से नाम हैं? इसको एक तो कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, दूसरा कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्यों? ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, और प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम? देशांतर रेखा और ग्रीनविच रेखा, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। किसको? देशांतर रेखा को। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा होती कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं देशांतर रेखा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को हम अगर खोल देते हैं तो ये कुछ इस स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जो अगर हम ग्लोब को खोलें तो ये हमारे कुछ इस स्थिति में आता है। तो ये 180 डिग्री वेस्ट है पश्चिम, ये 180 डिग्री ईस्ट है पूरब। यहाँ से एक 0 डिग्री जहाँ लंदन के ग्रीनविच शहर से खींची गई है, ये देशांतर रेखा होती है। तो इसके पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? इसके पूर्वी भाग को हम गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसके पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो ग्रीनविच
के लाइन के जो पश्चिम में है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच लाइन है, इसके पूरब में जो समय होता है, ठीक है, वो आगे होता है, और इसके पश्चिम में जो समय होता है वो पीछे होता है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर याद करने के लिए समय। तो ग्रीनविच जो लंदन से गुजरती है देशांतर रेखा, उसके पश्चिम में जो समय होता है वो पीछे होता है, और जो देशांतर रेखा ग्रीनविच के आगे होती है वो समय आगे होता है। ठीक है, इधर प्लस में, इधर जुड़ते हुए क्रम में आएगा और इधर घटते हुए क्रम में आएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अक्षांश रेखा है, इस पर हमने एक लंबवत रेखा डाली और ये कितने डिग्री का कोण बना? ये बना 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 ये और 90 ये, तो 180 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 180। अगर हम पृथ्वी मेरी जो है ऐसे लट्टू की तरह घूमती है तो ये 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री घूमेगी? तो 360, 90 ये और 90 ये, तो 360 डिग्री घूमेगी। तो वही हमारी देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 360 डिग्री। ठीक है, देशांतर रेखा कितनी है? 360 रेखाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आई। पृथ्वी हमारी जो अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है, तो एक चक्कर जब घूमती है वो कितना? 360 डिग्री घूमती है। तो उसी के आधार पर देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। ठीक है, ये नंबर है, याद रखना, 360, 360। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लंबी दूरी एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होता है? ये भूमध्य रेखा पर होता है। ये भूमध्य रेखा है हमारी। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, ये जो जितनी दूरी होती है, कितनी दूरी होती है? तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर, विषुवत रेखा पर, और कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? वो ध्रुवों पर होती है। ठीक है, वो सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में, विषुवत रेखा पर। ठीक है, और जो ये है हमारा एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं गौर। ठीक है, ये लिखा हुआ गौर। ठीक है, तो वही हमने जो यहाँ पर बताया कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस को क्या बोलते हैं? गौर। तो एक गौर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ आई। फिर से देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहाँ से गुजरती है? देशांतर रेखाएं हमारे जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री जो लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती है। इसीलिए इस रेखा को देशांतर रेखाएं और ग्रीनविच रेखाएं भी कहते हैं, और प्रधान युग्मोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। इसके पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ऐसे पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ग्रीनविच के जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो ग्रीनविच शहर है लंदन का, यहाँ से आगे चलने पर समय आगे होता है और पीछे चलने पर समय पीछे होता है। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है।
अब हम यहाँ ग्लोब पर देखते हैं कि हमारा देश कहाँ पर है। हमारा देश इंडिया। भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है। ठीक है, भारत यहाँ पर है, छोटा सा हमने दर्शाया हुआ है रफली। तो ये किस देशांतर रेखा पर है? तो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर है। ठीक है, यहाँ पर कितना? यहाँ पर 0 डिग्री है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 1 डिग्री, हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाती है। हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाती है। तो एक ऐसे करते 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 हमारा जो भारत देश है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। यहीं से हमारा मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है, इसकी जो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये भी आप लोगों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये पेपरों में पूछ लेते हैं कि देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, या ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आप देखते हैं, ब्रिटेन, जो ग्रीनविच रेखा है वो ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से, ये जो 3 देश हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पड़ते हैं? ये यूरोप में। ठीक है, आगे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, ये सब कहाँ के हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। यहाँ से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है, कौन सी? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना और नोट कर लेना कि ये इम्पोर्टेंट नाम है जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या? हमने बताया था देशांतर रेखाओं से किसी समय की स्थिति का पता कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं, समय को पता कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। पृथ्वी जब घूमती है अपने लट्टू के आकार की जैसी, तो 1 डिग्री जब घूमेगी वो कितने समय में घूमेगी? वो 4 मिनट में घूमेगी। ठीक है, और 15 डिग्री घूमने के लिए उसने जब 15 डिग्री घूमना है तो कितना समय लेगी? तो हम 4 का 15 से गुणा कर देंगे तो 60 मिनट निकल के आएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए उसे 1 घंटा की ज़रूरत होती है। और हमने ये बताया था कि जो देशांतर रेखाएं हैं अपने देश से भी होकर गुजरती हैं। तो अपने देश, ये मेरा देश भारत है। ठीक है, भारत देश। तो यहाँ का जो मानक समय निर्धारित होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी से हमारा मानक समय निर्धारित होता है। और ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद के नैनी से ज्ञात किया जाता है। कहाँ पर? इलाहाबाद के नैनी से ज्ञात किया जाता है। याद रखना है कि हमारा भारत का मानक समय कहाँ से ज्ञात किया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से ज्ञात किया जाता है। ये देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं हैं वो भारत के जो पश्चिम में, भारत का सबसे पश्चिमी सिरा, ठीक है, यहाँ पर 68.7 68.7 डिग्री पश्चिमी यहाँ से टच करती है, और इसका सबसे पूर्वी भाग जो है यहाँ से टच करता है। ठीक है, तो ये कितना कहलाती है? ये 97.25 97.25 पूर्वी। ठीक है, इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके पूर्वी और पश्चिमी बीच की दूरी जो है वो कितनी, उस दूरी के बीच में कितनी रेखाएं हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच जो भारत से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो कुल 29 रेखाएं गुजरती। कितनी रेखाएं? 29 रेखाएं गुजरती। कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है कि भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि 29 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं। पूर्वी कितनी है? पूर्वी का नंबर कितना है? तो पूर्वी 68.7। ठीक है, नहीं सॉरी, पश्चिमी कितना है? 68.7 पश्चिमी
देशांतर है, ठीक है, और पूर्वी कितना है 97.25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। कहाँ से गुजरेगी? इलाहाबाद के नैनी से, यहीं से हमारा मानक समय निर्धारित किया जाता है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो ये गुजरी है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरी हैं, तो देखते हैं। भारत से गुजरती हैं कितने मानक रेखा, भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो मानक रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो राज्यों के नाम पूछ लेता है तो याद रखना है उन राज्यों का नाम। उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये कुछ हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। और मैंने वाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ा है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद।